नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका नीतू नेगी। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है शब्द विचार। इससे पहले हमने पढ़ा था वर्ण विचार बच्चों, तो उसी से रिलेटेड ये पाठ भी आपका है शब्द विचार। तो बच्चों, जब हम अपनी बात कहते हैं तो उस बात को कहने के लिए हम अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं ना। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। किसको कहते हैं शब्द? एक या एक से अधिक जब वर्ण वर्ण मिलते हैं और उनके सार्थक समूह जब मिलता है तो उसको शब्द कहते हैं। जैसे आपके बुक में पिक्चर दी हुई है, कमल, घोड़ा, महिला ना। इनमें क्या है? कमल मिलके बना क, अ, म, अ, ल, अ। घोड़ा में घ, ओड़, आ। फिर महिला में म, अ, ह, ई, ला, आ। ये शब्द मिलके बने हुए, स्वर और व्यंजन मिलके बने हुए हैं ना। तो बच्चों, हम स्वर और व्यंजन मिला देंगे, मिला के कोई भी शब्द बना सकते हैं, लेकिन कोई भी शब्द का मतलब शब्द नहीं होता है जब तक उसका कोई अर्थ, निश्चित अर्थ, विशेष अर्थ नहीं होता है, तब तक उसको हम एक सार्थक शब्द नहीं कह सकते हैं। ठीक है। तो इन चित्रों के नीचे लिखे सभी वर्ण समूह किसी न किसी के जो है अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये शब्द की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। अब ये जो चित्र हैं, इनके नीचे जो हमने लिखे हैं शब्द, ये जो है किसी न किसी अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये क्या कहेंगे? शब्द की श्रेणी में आते हैं। लेकिन यदि इन्हीं वर्णों के समूह को क्रम बदल कर लिखा जाए, अगर हम इसको उल्टा पुल्टा करके लिख दें, तो जैसे मान लो कमल के बदले हमने लिख दिया मकल, घोड़ा के बदले लिख दिया राघु, महिला के बदले लिख दिया हमने लाहिम, तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं आएगा। ठीक है। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। मकल, राघु, लाहिम, ये क्या है? कुछ भी नहीं है। तो इसका कोई मतलब नहीं। हम इसको सुन के किसी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते, हमें पता नहीं चल सकता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इन शब्दों को पढ़कर आंखों के सामने कोई चित्र नहीं उभरता है हमारे। लेकिन अगर हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं, इन सब चीज़ जैसे कमल, घोड़ा, महिला, अगर हमारे सामने ये चीज़ें नहीं हैं और हम इनके बारे में इन शब्दों को बोल रहे हैं, तो हमारे सामने जो है इनके चित्र उभर कर आते हैं और हमें पता चल जाता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं ना। तो अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों के ऐसे समूह को जो किसी अर्थ विशेष की ओर संकेत नहीं करता, शब्द नहीं कहा जा सकता है। जो किसी अर्थ विशेष की ओर संकेत नहीं करता है, जिससे हमें किसी विशेष अर्थ का पता नहीं चलता है, तो उसको हम शब्द नहीं कह सकते हैं। तो शब्द किसको कहते हैं? ध्वनियों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है। ध्वनियों का ऐसा समूह, स्वर और व्यंजन मिला के जो भी बनते हैं, उन ध्वनियों का ऐसा समूह जिनका निश्चित अर्थ होता है, शब्द कहलाता है। ठीक है। तो अब बच्चों, शब्द हमने पढ़ लिया कि क्या कहते हैं। ध्वनियों के ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है, उसको शब्द कहते हैं। ठीक है। और अब हैं शब्द के भेद। अब शब्द के भेद कितने होते हैं? भेद मतलब प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं शब्द? शब्द के भेद कितने हैं? 4 हैं भेद, जो कि हमने इससे पहले वाली कक्षा में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब बच्चों, ये भेद क्या क्या हैं? पहला तो है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है। पहला है उत्पत्ति या स्रोत कहें, या स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा है प्रयोग के आधार पर। और चौथा है अर्थ के आधार पर। अब हम सबसे पहला पढ़ेंगे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, कि इनकी उत्पत्ति जो है कैसे हुई थी। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों के भेद पढ़ेंगे। तो बच्चों, कोई शब्द हमारी भाषा में कहाँ से आया, अर्थात उसका स्रोत या उद्गम कहाँ से है, इस आधार पर किया गया वर्गीकरण इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो भेद बताया गया है इसमें, कि कोई भी शब्द कहाँ से आया है, उसका उद्गम कहाँ से हुआ है। ठीक है। तो इसका जो है इस आधार पर किया गया है कि ये कहाँ से आया है। ठीक है। हिंदी भाषा में कई भाषाओं के शब्द सम्मिलित किए गए हैं। अब जो हमारी हिंदी भाषा है बच्चों, उसमें क्या है?
कई भाषाओं के शब्द सम्मिलित गए हैं, मिलाए गए हैं। हाँ, हिंदी भाषा सिर्फ एक जो है भाषा से नहीं बनी है, कई शब्दों को और भी शब्द जोड़े गए हैं इसमें, ठीक है, हिंदी भाषा में। तो इस प्रकार स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के हैं। अब स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के कैसे हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। ठीक है, अब हम स्रोत के आधार पर इन 4 प्रकार के शब्दों के बारे में जानते हैं कि तत्सम शब्द किसको कहते हैं, तद्भव किसको कहते हैं, देशज और विदेशी शब्द किसको कहते हैं। तत्सम शब्द क्या होता है बच्चों? तत्सम शब्द हमारे संस्कृत भाषा से लिए गए जो शब्द होते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा जो है हमारी सबसे प्राचीन भाषा है, पूरे संसार में सबसे पहले संस्कृत भाषा बोली जाती थी। ठीक है, और जो कि हमारी प्राचीन भाषा है। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में अपना रूप परिवर्तित किए बिना, यानी कि संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं उसका रूप परिवर्तित नहीं किया गया, उस रूप परिवर्तित किए बिना ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द किसको कहते हैं? संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं और हिंदी भाषा में जो बोले जाते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे विद्या, कन्या, पुष्प, कर्ण, गुरु, लता, मुनि, बालक आदि, ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं। ठीक है, फिर से एक बार बताती हूँ कि तत्सम शब्द किसको कहते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में अपना रूप परिवर्तित किए बिना ज्यों के त्यों प्रयोग किया जाता है, यानी कि जैसे कि तैसे प्रयोग किए जाते हैं, उनका रूप हम परिवर्तित नहीं करते हैं, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे विद्या, कन्या, पुष्प, कर्ण, गुरु, लता, मुनि, बालक, ये शब्द क्या है? सब तत्सम शब्द हैं। उसके बाद है बच्चों तद्भव शब्द। ठीक है, अब तद्भव शब्द किसको कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, अब जो संस्कृत भाषा के शब्द थे उनका रूप परिवर्तित कर दिया गया। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका संस्कृत भाषा से रूप परिवर्तन उसका कर दिया जाता है, मतलब उसको थोड़ा सा बदल दिया जाता है, तो उसको तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, जो संस्कृत भाषा के शब्द थोड़ा सा बदल कर दूसरे शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं उनको तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कर्ण का पुराना शब्द है, यानी कर्ण क्या है? तत्सम शब्द है, और अब कर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? उसका रूप हम लोगों ने क्या परिवर्तन करके बनाया? उसको कान, तो अब हम उसको कान बोलते हैं। कर्ण पुराने ज़माने में बोलते थे, संस्कृत भाषा में बोलते थे, और कर्ण को अब हम जो बोलते हैं, रूप उसका जो परिवर्तित हमने उसको कर दिया, तो उसको क्या कहते हैं? कान कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से बच्चों नीचे आप लोगों के दिए हुए हैं, देखिए तत्सम और तद्भव शब्द दिए हैं। जो तत्सम शब्द हैं वो संस्कृत के शब्द हैं, और जो तद्भव शब्द है वो उसको आजकल जो बनाए गए हैं, आजकल जो हम बोलते हैं वो शब्द हैं। जो आजकल बोलते हैं वो तद्भव शब्द होते हैं, और जो संस्कृत के शब्द हम बोलते हैं, संस्कृत के शब्द से जो जिससे लिया गया है वो होते हैं तत्सम शब्द। तो देखिए तत्सम है मयूर, तद्भव है मोर, अश्रु आंसू, मस्तक माथा, ये सब बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं देशज शब्द। अब देशज क्या होता है बच्चों? देशज का अर्थ है देश में पैदा हुआ। ठीक है, ऐसा शब्द जो न तो संस्कृत से आए हैं और न ही संस्कृत शब्दों के बिगड़े हुए रूप हैं। ऐसे शब्द जो कि न तो संस्कृत से आए हैं और न ही संस्कृत शब्दों के बिगड़े हुए रूप हैं, परंतु लोक भाषाओं यानी कि आम बोलचाल की भाषा से आए हैं, उनको क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, पेट, लड़का, झोला, पगड़ी, पिल्ला, खटिया आदि, ये सब संस्कृत के शब्द नहीं हैं और न ही संस्कृत के बिगड़े हुए रूप हैं। तो ये क्या है? इनको हम बोलते हैं देशज शब्द। ठीक है, उसके बाद है बच्चों विदेशी शब्द।
भारत में अनेक वर्षों तक विदेशियों के आधिपत्य रहा है। अब सबको, आप लोगों को भी पता है कि हमारे भारत में जो है अनेक वर्षों तक जो है विदेशी यानी अंग्रेज लोग यहाँ पर रहा करते थे ना। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, विदेशी भाषाओं का के अनेक शब्द, विदेशी जो भाषा थी यानी अंग्रेजी जो भाषा थी उसके अनेक, अंग्रेजी के अलावा और भी फारसी, उर्दू, ये सब भाषाओं के बारे में बात हो रही है ना, तुर्की, पुर्तगाली। तो सिर्फ अंग्रेज ही नहीं आए थे हमारे भारत में, अनेक और लोग भी आए थे, ठीक है। तो जो विदेशी थे, तो भारत अनेक वर्षों तक विदेशियों के आधिपत्य में रहा था। इसके परिणाम स्वरूप विदेशी भाषाओं के जो है अनेक शब्द धीरे धीरे हिंदी भाषा में शामिल हो गए। तो फिर धीरे धीरे हिंदी भाषा में वो शब्द शामिल हो गए। ये शब्द मुख्यतः क्या क्या थे, अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं से आए हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। और ऐसे शब्द हम लोग बहुत हमारी डेली रूटीन में हम लोग यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं इन शब्दों का बच्चों। तो अंग्रेजी शब्द में जैसे टेलीफोन, डॉक्टर, सिनेमा, स्कूल, मिल, मशीन, मोटर, टैक्सी, स्टेशनरी, डायरी, पुलिस आदि, ये सब क्या है, अंग्रेजी शब्द हैं। इसके अलावा भी हजारों शब्द हैं अंग्रेजी शब्द के, जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके अलावा फारसी शब्द जैसे आराम, बगीचा, गरीब, खत, नमक, कागज, कलम, अल्लाह, ऐनक, किस्सा, शिकार आदि, ये सब क्या है, फारसी के शब्द हैं ये सब। अब तुर्की शब्द क्या क्या है, लाश, सौगात, कालीन, कैंची, चिक, सुराग, ये सब क्या हैं, तुर्की शब्द है। और पुर्तगाली शब्द आलपीन, बाल्टी, चाबी, फीता, फालतू। तो बच्चों हिंदी भाषा जो है ये इन शब्दों से, इन सभी भाषाओं से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। इन सभी भाषाओं से मतलब मैं हिंदी भाषा में इन सभी भाषाओं के कोई ना कोई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा बच्चों है, सबसे पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, भाषा यानी शब्द, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्द पढ़े, जिसमें कि हमने पढ़ा तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी शब्द, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर। अब दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर शब्द। तो बच्चों रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, जो कि हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो अब बच्चों रूढ़ शब्द क्या होता है, जिन शब्दों के टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता है। आपको पता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दो शब्दों से या फिर दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर लंबे लंबे शब्द बने होते हैं ना। तो लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दो शब्दों से बन के होते हैं, मिलकर बने होते हैं। उन शब्दों में से आगे वाले शब्द का भी और पीछे वाले शब्द का भी कोई ना कोई अर्थ निकलता है, ठीक है। लेकिन रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों के टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगर हम उस शब्द के टुकड़े करके देखें तो उसके आगे और पीछे को अलग अलग, पहले वाले शब्द को और दूसरे वाले शब्द को अलग अलग करें तो उनमें से ना आगे वाले शब्द का ना पीछे वाले शब्द का कोई विशेष अर्थ नहीं आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। उसका कोई अर्थ नहीं होगा। जब उनको जोड़ के बनाया जाएगा तभी उसका अर्थ हमें समझ में आएगा। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं रूढ़ शब्द, ठीक है। तो जिन शब्दों को के टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता और जो शब्द प्रचलन में किसी विशेष अर्थ के लिए चले आ रहे हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अब जैसे देखिए घर, फल, आँख, बिल्ली, इन शब्दों को अगर हम अलग अलग करके देखें तो इनका कोई अर्थ अलग अलग में नहीं होगा, ठीक है। अब यौगिक शब्द का, योग का मतलब होता है बच्चों जोड़ना, जुड़ना, ठीक है। तो यौगिक शब्द जैसे कि नाम से ही इसके पता चल रहा है, यौगिक मतलब योग मतलब जुड़ना होता है, ठीक है। तो जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इनके टुकड़े पर करने पर जो है दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है, ठीक है। जहाँ इन यौगिक शब्दों के जो अर्थ, जो शब्द हैं, यौगिक शब्द के जो शब्द होते हैं बच्चों, उनको अगर हम टुकड़े करें तो उसका दोनों शब्दों के कोई ना कोई अर्थ निकलता है, आगे वाले शब्द का भी पीछे वाले शब्द का भी।
तो इस शब्द में एक रूढ़ शब्द तथा उसके अतिरिक्त एक शब्द या शब्दांश होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे पाठशाला, पाठ धनशाला। ठीक है, पाठशाला। गुणवान, गुणवान हो गया। राजपुत्र, राजपुत्र का क्या हो गया? राजा। धनपुत्र। ठीक है, उसी प्रकार से रसोई घर, देवालय, विद्यार्थी, ये सब क्या है? योग से बने हुए हैं, दो शब्दों के योग से बने हुए हैं ये शब्द। ठीक है, तो इसलिए इनको यौगिक शब्द कहते हैं। अब इसके अलावा है योग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द से ही योग रूढ़ भी बना हुआ है, इसे यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़ शब्द भी दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। अब ये शब्द, अब क्या होता है बच्चों की, ये शब्द अर्थ में रूढ़ होते हैं। इसकी विशेषता यह होती है कि ये किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि योग रूढ़ शब्द में क्या होता है, जैसे यौगिक शब्द में तो होता है दो शब्दों के मेल से बना है वो सिर्फ। ठीक है, तो अब योग रूढ़ शब्द में ये होता है कि जब योग रूढ़ शब्द में दो शब्द मिलकर बनते हैं तो वो किसी अन्य जो है किसी और के लिए ही उस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, योग रूढ़ शब्द वे होते हैं। जैसे पंकज शब्द किसके योग से बना है? पंक धन जौ। अब पंक धन जौ के योग से बना है, तो पंक का मतलब होता है कीचड़ और जौ का मतलब होता है जन्मा। ठीक है, तो कीचड़ में जन्मा, कीचड़ में जन्मा कौन जन्मता है? कीचड़ में वैसे तो कई चीज़ें जन्मती है, लेकिन कीचड़ में जो जन्मता है उसके लिए विशेष प्रकार से जो है कमल के लिए ही उसका प्रयोग किया जाता है। जो कीचड़ में जन्मता है, कीचड़ में जन्मा हुआ किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं। तो कीचड़ से पैदा हुआ, कीचड़ से अनेक वस्तुएं पैदा होती हैं, पर ये शब्द कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया। यानी कि हम जो है ज़्यादातर किसके लिए यूज़ करते हैं इसको? कमल के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ अगर कीचड़ में पैदा होती है तो कि उसके लिए हम कमल को यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रयोग करते हैं। अतः यह योग रूढ़ है। ठीक है, इसी प्रकार नीलकंठ शब्द में नील और कंठ दो शब्द हैं। नील और कंठ, तो हम नील और कंठ दो शब्द हैं, लेकिन हम इसको किसके लिए प्रयोग करते हैं? शिव भगवान के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि नीला कंठ किसी और का नहीं है। नीला मतलब नीला, कंठ मतलब गला, तो नीला कंठ किसका है? शिव भगवान का है। तो हम इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, किसके लिए प्रयोग करते हैं? नीलकंठ शब्द शिव भगवान के लिए, शंकर भगवान के लिए प्रयोग करते हैं। किसी और का तो नीला कंठ नहीं है ना, तो हम नीलकंठ किसके लिए प्रयोग करेंगे? शिव भगवान के लिए। तो इसी प्रकार से लंबोदर, चतुर्भुज, विषधर, पीताम्बर, ये सब किसके लिए हैं? ये शब्द योग से बने हुए हैं, दो शब्दों के योग से बने हैं, लेकिन किसी और चीज़ के लिए इसको प्रयोग किया जाता है, किसी अन्य चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए लंबोदर, लंबोदर हम किसके लिए प्रयोग? लंबा है जिसका उदर, गणेश भगवान के लिए यूज़ करते हैं ना। चतुर्भुज, चार भुजों वाला, कौन है? विष्णु भगवान। विषधर, विषधर हैं, विषधर कौन है? जिन्होंने विष को अपने अधर में धरा था, कौन है? शिव भगवान। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, यानी कि पीले कपड़े, पीले वस्त्र कौन पहनता है? विष्णु भगवान पहनते हैं, जिनकी हम पूजा भी करते हैं ना। तो इसी प्रकार से ये शब्द जो हैं योग से बने हैं दो शब्दों के, लेकिन किसी और के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। इसके बाद है बच्चों तीसरा है प्रयोग के आधार पर। ठीक है, प्रयोग के आधार पर पहला हमने पढ़ा अब पहला था स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हमने पढ़ा बच्चों रचना या बनावट के आधार पर, जिसमें कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द हमने पढ़े। तीसरा अब हम पढ़ रहे हैं प्रयोग के आधार पर। ठीक है, प्रयोग के आधार पर बच्चों इसके दो भेद हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो रूप है, दो भेद है। कौन कौन से हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब बच्चों विकारी शब्द क्या होते हैं? अब जो ऐसे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब है जो रूप बदलते हैं, जिनके कोई शब्द
किसी और तरीके से प्रयोग किया है तो वो फिर दूसरे लिंग के आधार पर या वचन के आधार पर, कारक के आधार पर या पुरुष के आधार पर उसका बदलकर रूप जो है दूसरा हो जाता है। तो इसको हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द वे होते हैं बच्चों जिन्हें किसी वाक्य में प्रयोग करने पर, अगर हम कोई वाक्य बना रहे हैं तो इसका रूप बदल जाता है। जैसे कुत्ता का हो जाएगा कुत्ते, कुत्तों, ठीक है। तो कुत्ता का जो है रूप बदल के कितने हमने रूप बना लिए, कुत्ते बना लिए, कुत्तों बना लिया। और मैं का रूप बदल के हम क्या क्या बना सकते हैं, मुझे, हमें, ये सब बना सकते हैं ना, ये सब बन जाते हैं। तो ये विकारी शब्द हैं, ठीक है। तो शब्दों का रूप वाक्य में प्रयोग करने के बाद वाक्य के काल, लिंग, वचन, कारक इत्यादि के अनुसार बदलते हैं, इसे ही विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक उदाहरण देती हूँ बच्चों की। राजस्थान एक अच्छा राज्य है, ठीक है। राजस्थान एक अच्छा राज्य है, इसका पहला उदाहरण हो गया, ठीक है। अब इसी का हम दूसरा अगर वाक्य बनाएं, विकार इसमें उत्पन्न कर दें तो दूसरा वाक्य है यहाँ सब अच्छे लोग रहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम अच्छा शब्द का दो रूपों में प्रयोग किया गया है। देखिए कैसे, अच्छा शब्द के दो अलग अलग रूप में जो है इसको प्रयोग किया गया है, अच्छा और अच्छे, ठीक है। तो पहले तो था अच्छा, उसके बाद अच्छे, एक ही मात्रा लगाकर, यानी कि इसका रूप बदल गया है। तो विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसको तो इसमें क्या होता है, किसी भी शब्द का रूप परिवर्तन हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं विकारी शब्द। तो विकारी शब्द किन किन चीज़ों से परिवर्तन होता है, किन किन रूपों में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूपों में परिवर्तन होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है अविकारी शब्द। अब बच्चों अविकारी शब्द किसको कहते हैं, ऐसे शब्द जिनके रूप कभी नहीं बदलते। विकारी शब्दों में तो रूप बदल जाते हैं, लेकिन अविकारी शब्दों के रूप जो है कभी नहीं बदलते, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। वाक्य में उनका मूल रूप एक सा बना रहता है। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो बच्चों अब देखते हैं अविकारी शब्द का मतलब आप लोगों को समझ में आया कि क्या होता है। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनका रूप किसी भी वाक्य में प्रयोग करने पर, जब हम कोई वाक्य बनाते हैं या वाक्य प्रयोग करते हैं तो वाक्य प्रयोग करने पर उनका रूप नहीं बदलता है। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका रूप काल, लिंग, वचन और कारक के आधार पर नहीं बदलता। अविकारी शब्द के उदाहरण क्या क्या हैं, जैसे किंतु, यहाँ, नित्य यानी कि रोज, और, एवं, तथा, हाय, तेज, धीरे धीरे आदि। ये शब्द क्या हैं, सब अविकारी शब्द हैं। तो इनके रूप जो है नहीं बदलते हैं, ये ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, हर हालत में, हर तरीके से जो है ये ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। और का कुछ और नहीं बन सकता है। एवं, तथा, हाय, ये सब क्या है, अविकारी शब्द हैं, यानी कि इसका रूप लिंग, काल, वचन नहीं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के रूप में इनका जो है परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों क्या है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द तो वे हैं जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता है, और विकारी शब्द वे होते हैं जिनका रूप जो है परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर तीसरा हम लोगों ने पढ़ लिया प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हमने विकारी शब्द और अविकारी शब्द पढ़ लिए। अब बच्चों है चौथा है अर्थ के आधार पर शब्द। अब अर्थ के आधार पर कौन कौन से शब्द हैं, अब अर्थ के आधार पर है बच्चों, इसके भी 2 भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ठीक है। अर्थ के आधार पर हैं सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब सार्थक जो शब्द हैं उसमें क्या क्या है, एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक और विपरीतार्थक, ठीक है। सार्थक शब्दों में भी क्या क्या है, एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक और विपरीतार्थक। सार्थक शब्द किसको कहते हैं, जिस शब्द से किसी अर्थ का बोध हो, जिससे हमें किसी अर्थ का बोध हो, किसी अर्थ का पता चले, उसको सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे गाय, रोटी, घर आदि ना।
तो इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि ये कोई चीज़ है, किसी चीज़ के नाम है, कोई प्राणी के, कोई वस्तुओं के नाम है ये। तो ये हैं सार्थक शब्द। ठीक है, अब सार्थक शब्दों के मुख्य 4 भेद हैं। एकार्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है वे एकार्थिक शब्द होते हैं। ठीक है, जिनका एक ही अर्थ होता है, जैसे घर, पुस्तक, नदी, पर्वत आदि ना बच्चों। तो इसका जो है एक अर्थी का मतलब होता है जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं कि अनेकार्थी शब्द ना, जिनके कि एक से अधिक, 2 होंगे या 2 से भी ज़्यादा अधिक शब्दों के अर्थ होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था बस के 2 अर्थ निकले थे। एक बस का होता है बस यानी कि रुक जाओ, बस करना, और दूसरा बस में जिसमें कि हम बैठते हैं, गाड़ी ना। तो ये वो क्या हो गया? अनेकार्थी। और एकार्थी शब्द होते हैं या एकार्थक, जिसको हम शब्द कहते हैं जिसका कि एक ही शब्द अर्थ होता है। घर का अर्थ कोई और नहीं होता है, घर का एक ही अर्थ होता है। ठीक है, घर का क्या होता है? एक ही अर्थ होता है। हमारा ग्रह जिसको कहते हैं हम, घर का मतलब किसी और से भी मतलब नहीं है उसका। पुस्तक का मतलब पुस्तक ही होता है, किताब जिसको हम कहते हैं। ठीक है, उसका किताब, पुस्तक सब एक ही अर्थ है ना इनके, तो इसका कोई और अर्थ नहीं है। नदी, पर्वत आदि, इन सबको ये क्या होते हैं? एकार्थक शब्द होते हैं, जिसका सिर्फ एक ही अर्थ होता है, अनेक अर्थ नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द वे होते हैं बच्चों जिनका एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे उत्तर। अब उत्तर के 2 अर्थ देखते हैं। एक तो उत्तर दिशा होती है और दूसरा उत्तर देना यानी जवाब देना। ठीक है, और 3 अर्थ हैं इसके। और उत्तर का मतलब होता है पीछे। ठीक है, पीछे भी होता है, उत्तर, दिशा, जवाब और पीछे। अब देखिए कनक के 3 अर्थ। कनक का एक अर्थ होता है गेहूं, दूसरा होता है सोना और तीसरा होता है धतूरा। ठीक है, तो अनेकार्थक जो शब्द होते हैं उनका अर्थ होता है एक से अधिक अर्थ होना, यानी एक से अधिक होते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। उसके बाद है तीसरा है बच्चों समानार्थक। ठीक है, समानार्थक होते हैं पर्यायवाची शब्द, जो शब्द अर्थ में एक दूसरे के समान होते हैं। जो शब्द जो हैं अर्थ में एक दूसरे के समान होते हैं उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब जिनका अर्थ एक ही होता है लेकिन नाम अलग अलग होते हैं उनको क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द आपने पढ़े होंगे, याद करे होंगे ना। जैसे फूल का पर्यायवाची शब्द, यानी कि फूल को और भी चीज़ें क्या क्या कहते हैं? पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून, ये सब क्या है? समानार्थी शब्द हैं, यानी कि इनका अर्थ एक ही निकलता है। शब्द तो अलग अलग हैं लेकिन अर्थ उसका एक ही है। ठीक है, उसके बाद फिर है चौथा विपरीतार्थक। विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम। जो शब्द परस्पर यानी आपस में विपरीत अर्थ बताते हैं, विपरीत मतलब उल्टे अर्थ बताते हैं, उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे सम्मान का उल्टा हुआ अपमान, जय का उल्टा पराजय, लाभ का उल्टा हानि। तो ये उल्टे अर्थ बताते हैं। विलोम का मतलब होता है उल्टा या विपरीतार्थक। ठीक है, तो चौथा हमारा क्या हो गया? विपरीतार्थक शब्द। अब ये शब्द किस में थे सब? अनेकार्थी, एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक और विपरीतार्थक किस में थे? सार्थक शब्दों में थे ये सारे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों निरर्थक शब्द। ठीक है, अब निरर्थक शब्द किसको कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जिसका कोई अर्थ निकलता है उसको सार्थक कहते हैं, और जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है उसको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक। ठीक है, निरर्थक मतलब बेकार शब्द। जैसे चैं चैं, वाणी, ओटी आदि। चैं चैं, वाणी, ओटी आदि, ये निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी हम करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। जैसे वाणी, पानी वानी, रोटी ओटी, ये सब ऐसे करके हम लोग सार्थक शब्दों के पीछे से भी निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं ना।
तो व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है। तो निरर्थक शब्दों का जो है व्याकरण में कोई प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, निरर्थक का मतलब होता है बच्चों व्यर्थ। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उसको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा पाठ 4 यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार।